नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको सोलर से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगे। आज की डेट में रेफ्रिजरेटर एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है किसी भी हाउस होल्ड का। चाहे हमें अपनी वेजिटेबल्स रखनी हो, दूध रखना हो या कोई भी ऐसी चीज़ रखनी हो जिसको हम 2 या 3 दिन के बाद खाना चाहते हैं, तो हम उसको अपने रेफ्रिजरेटर में आराम से रख सकते हैं। रेफ्रिजरेटर इन चीज़ों को ठंडा रखता है, जिसकी वजह से इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और जिसको हम बाद में कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन ठंडा रखने के लिए रेफ्रिजरेटर को एनर्जी चाहिए होती है और ये एनर्जी हमें ग्रिड से मिलती है। तो क्या हम ये एनर्जी सोलर पैनल से ले सकते हैं अपने रेफ्रिजरेटर को रन करने के लिए? इसका आंसर है यस। हम इनको सोलर पैनल से अपने रेफ्रिजरेटर को रन कर सकते हैं। लेकिन हमें कुछ पॉइंट्स दिमाग में रखने पड़ेंगे कि सोलर पैनल कितने साइज के होने चाहिए, कौन से सोलर पैनल्स होने चाहिए और किस तरीके से हम अपने रेफ्रिजरेटर को यूज़ करें कि इसकी जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके, एनर्जी सेविंग हमारी अच्छी हो सके। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है, हमें ये पता लगाना है कि हमारा जो फ्रिज है, जो कि हमारा फ्रिज लिया है या लेने जा रहे हैं, उसकी पावर रेटिंग क्या है। जो पावर रेटिंग है वो फ्रिज की साइड में लिखी होती है, उसकी बैक साइड पे लिखी होती है, पावर प्लेट होती है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि मेरे फ्रिज की कितनी पावर रेटिंग है। पावर रेटिंग और एनर्जी में एक रिलेशनशिप है। हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और इस टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं कि पावर और एनर्जी, लेकिन ये चीज़ें रिलेटेड हैं लेकिन अलग अलग हैं। पावर हमें बताता है कि कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पर यूनिट टाइम। 1 घंटे में या 1 मिनट में या 1 सेकंड में वो एनर्जी कितनी कंज्यूम कर रहा है। तो पावर एक तरह से रेट ऑफ कंजम्पशन बताता है और जो एनर्जी है वो प्रोडक्ट है पावर और टाइम का। फॉर एग्जाम्पल, मेरा LG का रेफ्रिजरेटर है जिसकी पावर रेटिंग है 150 वॉट्स। अगर मैं इसको 1 घंटे चलाऊंगा तो इसकी जो एनर्जी कंजम्पशन आ जाएगी 150 इंटू 1 आवर 150 वॉट आवर। वॉट यूनिट हो गया पावर का और आवर यूनिट है टाइम का, तो एनर्जी का यूनिट हो गया वॉट आवर। तो इस तरीके से एनर्जी और पावर आपस में इंटर रिलेटेड है। तो हम अपनी पावर रेटिंग पता लगा सकते हैं रेफ्रिजरेटर की। उसके बाद हमें पता लगाना है कि ये एनर्जी कितनी कंज्यूम करता है 1 दिन में, फिर उसके बाद 1 महीने में, फिर उसके बाद 1 साल में कितनी एनर्जी ये कंज्यूम करेगा, जिससे हमें पता लग जाएगा कि इसकी एनर्जी कंजम्पशन इतनी है और इसके बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि इसने कितना बिजली का बिल, जो टोटल बिल है उसमें इसका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सब लोग जो अपना रेफ्रिजरेटर है 24 घंटे ऑन रखते हैं। उसका जो बटन है 24 घंटे ऑन पोजीशन पे ही रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपका जो फ्रिज है 24 घंटे काम कर रहा है। ये एक एसी की तरह है। आपने देखा होगा एसी जब एक डिजायर्ड लेवल कूलिंग आ जाता है तो उसका जो कंप्रेसर है बंद हो जाता है। यही चीज़ होती है रेफ्रिजरेटर में भी कि एक डिजायर कूलिंग लेवल आ जाता है। मान लिया आपने -5 डिग्री या -10 डिग्री पे सेट किया हुआ है, उस पे अगर ये फ्रिज का टेम्परेचर आ जाता है तो जो कंप्रेसर है वो ऑटो कट हो जाता है, बंद हो जाता है, जिसकी वजह से जो बिजली की कंजम्पशन है बहुत कम हो जाती है या बंद हो जाती है। तो ये जो ड्यूटी साइकिल होती है कंप्रेसर की, ये 33% होती है। यानी कि आपने 24 घंटे अगर इसको ऑन भी रखा है तो ये 33% काम करेगा, यानी कि 1/3, 24 घंटे का 1/3 हो गया, 8 घंटे काम करेगा। तो ऑन एन एवरेज एक कंप्रेसर 8 घंटे, एक दिन में 8 घंटे काम करता है। ये जरूरी नहीं है कि 8 घंटे ही काम करेगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो यूसेज है फ्रिज की वो किस तरीके से। ज़्यादा होगी तो उसकी ड्यूटी साइकिल बढ़ जाएगी। अगर आपकी कंजम्पशन एवरेज है तो 33% रहेगी। तो ये काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ को लेके। तो एक दिन में मैं मान लेता हूँ कि जो मेरा कंप्रेसर है वो 8 घंटे काम कर रहा है और मेरा जो फ्रिज है वो 150 वॉट का है। तो इसमें मैं एनर्जी कंजम्पशन निकालूँ एक दिन की तो क्या होगी, 150 वॉट उसकी पावर हो गई और एक दिन में इसका कंप्रेसर ने 8 घंटे काम किया। 150 वॉट्स इंटू 8 आवर्स, तो ये आ गया 1200 वॉट आवर। मेरे फ्रिज ने एक दिन में 1200 वॉट आवर एनर्जी कंज्यूम की। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1.2 किलो वॉट आवर। 1 किलो वॉट में 1000 वॉट्स होते हैं, तो 1.2 किलो वॉट आवर भी लिख सकता हूँ। ये मेरी एनर्जी कंजम्पशन हो गई एक दिन में। अब एक दिन में मुझे पता लगाना है कि मेरी बिजली कितनी कंज्यूम होगी। मेरा जो बिजली का यूनिट का रेट है मैं मान लेता हूँ 8 रुपये है, तो मैं 8 रुपये से 1.2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो लगभग आ गया 10 रुपये। तो एक दिन में मेरे फ्रिज ने 10 रुपये कंज्यूम किए। उसका कंप्रेसर 8 घंटे काम कर रहा है और उसकी जो पावर रेटिंग है वो 150 है और मेरे जो बिजली का जो एक यूनिट है वो 8 रुपये के बराबर है। इसके हिसाब से जो आया 10 रुपये मेरे फ्रिज ने कंज्यूम किए एक दिन में। अगर मैं इस 10 को एक महीने में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 300 रुपये, लगभग 300 रुपये जो है बिजली का बिल जो आया रेफ्रिजरेटर की वजह से आया। इससे 300 से आपका ज़्यादा भी आ सकता है, क्योंकि वो आपके डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आप अपने फ्रिज को यूज़ कर रहे हो और भी दूसरे फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है। तो ये मैंने मान लिया कि एक महीने में मेरा जो बिजली का बिल आया रेफ्रिजरेटर की वजह से वो 300 रुपये के आसपास आया।
अब हम डिस्कस करते हैं ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को बढ़ा सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए कि वो उसको हम कंजम्पशन को ऑप्टिमाइज कर सकें, एनर्जी कंजम्पशन को। सबसे पहला जो फैक्टर है वो देखिए, जो फ्रिज है वो अलग अलग टाइप के आते हैं, कमर्शियल फ्रिज और डोमेस्टिक फ्रिज। ऑब्वियसली जो कमर्शियल फ्रिज है उनमें ज़्यादा फंक्शंस होते हैं, बड़े होते हैं, वो उनकी एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा होती है। यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं डोमेस्टिक फ्रिज की बात कर रहा हूँ, तो उनकी एनर्जी कंजम्पशन कम होती है। तो आप डोमेस्टिक फ्रिज ले रहे हैं तो उसकी एनर्जी कंजम्पशन कमर्शियल के मुकाबले कम होगी। अब दूसरी बात करते हैं कैपेसिटी की। अगर आप बड़ा कैपेसिटी का, अगर बड़ा लार्ज वॉल्यूम का अगर आप फ्रिज लेते हो तो उसकी एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा होगी क्योंकि पावर रेटिंग ज़्यादा होगी। अगर स्मॉल कैपेसिटी का कम लेते हो, अगर घर में मेंबर्स कम हैं तो आप कम कैपेसिटी का लीजिए, मेंबर्स ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा कैपेसिटी का लें। तो आपकी वॉल्यूम कितनी है फ्रिज की, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है इसकी एनर्जी कंजम्पशन कितनी होगी। बड़ा फ्रिज तो ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन। और तीसरी चीज़ है टेक्नोलॉजी, उसकी कंप्रेसर की टेक्नोलॉजी कैसी है। आज की डेट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले कंप्रेसर आ रहे हैं जिसको इन्वर्टर कंप्रेसर टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ये स्मार्ट कंप्रेसर होते हैं, ये कुछ इस तरीके से काम करते हैं। चलिए पहले इनकी फंक्शन से पहले मैं आपको बता दूं कि पहले के कंप्रेसर किस तरीके से काम करते थे। पहले के कंप्रेसर जब एक डिजायर लेवल ऑफ कूलिंग आ जाता है, मान लिया कि आपने -5 डिग्री सेल्सियस पे अपने रेफ्रिजरेटर को सेट किया है, वो कूलिंग लेवल अचीव हो गया, तो उसके बाद जो कंप्रेसर है एकदम से बंद हो जाता है, बिल्कुल बंद हो जाता है। फिर धीरे धीरे टेम्परेचर, अब कंप्रेसर काम नहीं कर रहा तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा रेफ्रिजरेटर का। जब उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और लिमिट को क्रॉस कर जाता है जो आपने सेट की है, उससे ज़्यादा हो जाता है, तब वो कंप्रेसर जो है एकदम से पूरा ऑन हो जाता है, फुल कैपेसिटी में काम करता है। तो इस तरीके से जो पहले वाले कंप्रेसर काम करते थे, इससे क्या होता था कि जो एनर्जी का जो कंजम्पशन थी वो ज़्यादा होती थी और इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा आता था। आज की डेट में जो कंप्रेसर है वो स्मार्ट है, वो कुछ अलग तरीके से काम करते हैं। वो मान लिया आपने एक सेट कर दिया है -5 डिग्री सेल्सियस, वो लेवल अचीव हो जाता है तो कंप्रेसर काम करना बंद कर देता है। जब टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है तो वो अपनी फुल कैपेसिटी में काम नहीं करेगा, वो अपनी स्पीड को कम ज़्यादा कर देता है। देखता है कि लेवल अचीव होने वाला है तो अपनी स्पीड को कम कर लेता है। और अगर गैप ज़्यादा है, मान लिया आपने -10 डिग्री सेल्सियस रखा है और टेम्परेचर गैप ज़्यादा है, ज़्यादा गर्म है फ्रिज, तो वो अपनी फुल कैपेसिटी में काम करेगा। कहने का मतलब ये है कि वो अपनी स्पीड को एडजस्ट कर लेता है, कम ज़्यादा करता रहता है टेम्परेचर डिफरेंस के हिसाब से। लेवल अचीव हो जाता है, अपनी स्पीड को बहुत कम कर लेता है या रोक लेता है। तो इस चीज़ से क्या होता है, अपनी स्पीड के कोऑर्डिनेशन से, अपनी स्पीड को कंट्रोल करने की वजह से जो ओवरऑल एनर्जी कंजम्पशन होती है 20 से 30% कम कर सकता है। 20 से 30% एनर्जी वो सेव कर सकता है। तो अगर आप फ्रिज लेना चाहते हैं तो स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर टेक्नोलॉजी वाला फ्रिज लें, जिससे एनर्जी सेविंग आपकी ज़्यादा हो सकती है। तीसरी बात करते हैं, अगर आपने अपने फ्रिज को इनक्लोज जगह पे रखा हुआ है जहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, तो वहाँ पे आपका फ्रिज गर्म रहेगा, कंप्रेसर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा और आपकी एनर्जी कंजम्पशन, आपकी बिजली का बिल आपका ज़्यादा आएगा। तो हो सके एक प्रॉपरली वेंटिलेटेड प्लेस में आप अपने फ्रिज को रखिए ताकि उसमें एयर सर्कुलेशन बना रहे और एनर्जी कंजम्पशन कम रहे। और मैं बात करता हूँ इसकी एज की, अगर जितना पुराना आपका फ्रिज होगा उतनी एनर्जी कंजम्पशन उसकी ज़्यादा होगी। और अगर आप अपने फ्रिज को लगातार यूज़ कर रहे हैं, फ्रीक्वेंट यूज़ कर रहे हैं, बार बार उसके डोर को खोल रहे हैं फिर बंद कर रहे हैं, उससे क्या होता है, जो उसके अंदर की जो एयर है जो कि कूलिंग इफेक्ट जो पैदा कर रही है वो बाहर निकल जाती है और टेम्परेचर, जो फ्रिज का अंदर का टेम्परेचर वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कंप्रेसर को ज़्यादा काम करना पड़ता है, एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगी। और सीजन्स में भी एनर्जी कंजम्पशन का फर्क पड़ता है। गर्मियों में आपका फ्रिज ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है बाकी सीजन्स के मुकाबले। तो ये फैक्टर्स हैं जो कि इसकी एनर्जी कंजम्पशन पैटर्न को अफेक्ट करते हैं या उसको चेंज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं टॉप रेफ्रिजरेटर्स की, जो इंडिया में टॉप रेफ्रिजरेटर्स कौन से हैं। अगर मैं अपनी तरफ से बताऊं तो गोदरेज और एलजी हमने काफ़ी टाइम से यूज़ किया है, ये दोनों बहुत ही अच्छे रेफ्रिजरेटर्स हैं। गोदरेज, एलजी, वर्लपूल भी अच्छा है, सैमसंग, हेयर। तो ये जो रेफ्रिजरेटर है ये टॉप रेफ्रिजरेटर्स हैं। इनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, अच्छी प्रोडक्ट वारंटी देते हैं और कंप्रेसर की वारंटी भी 10 साल की है। तो ये टॉप रेफ्रिजरेटर्स हैं जिनको हम, अगर आप खरीदना चाहें तो आप इनको खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं कि सोलर पैनल को किस तरीके से साइज किया जाए अपने रेफ्रिजरेटर की एनर्जी नीड्स के अकॉर्डिंग। कोई पुराना वाला एग्जांपल लेके चलते हैं। मेरा फ्रिज 150 वॉट्स का है और एक दिन में 1.2 यूनिट्स वो कंज्यूम करता है। अब ये 1.2 यूनिट्स मुझे सोलर पैनल से लेनी है कि ये 1.2 यूनिट जो है मुझे ग्रिड ना सप्लाई करे, सोलर पैनल्स मुझे सप्लाई करें। तो उसके लिए मुझे सोलर पैनल्स को अकॉर्डिंगली साइज करना पड़ेगा इसकी एनर्जी नीड्स के मुकाबले। लेकिन एक चीज़ और देखिए, 1.2 जो एनर्जी कंजम्पशन है फ्रिज की वो पूरे 24 घंटे की है, मतलब कि सुबह से लेकर रात तक की है। लेकिन सूरज की रोशनी तो सुबह से लेकर शाम तक रहती है, यानी कि 10 या 12 घंटे रहती है। तो मैं रात को तो सोलर पैनल काम नहीं करेंगे,
तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1.2 मेरे पूरे दिन की पूरी 24 आवर्स की एनर्जी कंजम्पशन है, तो मैं इसको डिवाइडेड बाई 2 कर देता हूँ, यानी कि 0.6 यूनिट्स या 0.6 किलोवाट आवर एनर्जी कंजम्पशन है मेरे फ्रिज की दिन दिन की। तो ये दिन दिन का जो पैटर्न है वो सोलर पैनल से मैं रन करूंगा, और रात का जो कंजम्पशन है वो ग्रिड या बैटरी से आप रन कर सकते हो। तो मैं बात करता हूं दिन की, यानी कि 0.6 यूनिट या 0.6 किलोवाट आवर मुझे रन करने हैं, मुझे एनर्जी देनी है अपने फ्रिज को दिन में सोलर पैनल से। सोलर पैनल को इसके हिसाब से मुझे साइज करना पड़ेगा, लेकिन साइज करने से पहले समझ लेते हैं कि सोलर पैनल की जो साइजिंग है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर होता है सनलाइट। सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपके एरिया में, आपके रीजन में सनलाइट अच्छी नहीं है, पुअर सनलाइट है, तो आपको ज़्यादा पैनल्स लगाने पड़ेंगे, आपका खर्चा ज़्यादा होगा और आपकी जेब से ज़्यादा पैसा निकलेगा और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में फर्क पड़ेगा। अगर आपके रीजन में सनलाइट अच्छी है, जैसे इंडिया इज ए सनशाइन कंट्री, जहाँ पे ओवरऑल जो पीक सन आवर्स हैं, एवरेज पीक सन आवर्स वो 5 के आसपास रहते हैं। पीक सन आवर्स यानी कि एक दिन में कितनी सनलाइट इंटेंसिटी आपको मिल सकती है। जैसे सुबह के टाइम पे मान लिया 100, फिर 10 बजे 200, 12 बजे 1000 हो जाती है, फिर 800, 900 शाम तक फिर कम हो जाती है। तो ये पूरा जोड़ के 5000 वॉट आवर अगर मिल रहे हैं पर डे, तो हम बोल सकते हैं कि ये इट्स ए गुड अमाउंट ऑफ सनलाइट, और हम सोलर पैनल्स इसमें बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। तो मैंने जो एवरेज लिया है अपने रीजन का वो 5 पीक सन आवर्स लिए हैं। तो ये एक अच्छी सनलाइट इंटेंसिटी है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने सोलर पैनल्स को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। और दूसरी चीज़ है लॉसेस इन द सोलर पावर सिस्टम। कोई भी सिस्टम 100% एफिशिएंट नहीं होता। किसी भी चीज़ को ले लीजिए, उसमें कुछ ना कुछ जो इनएफिशिएंसी रहती है। उसी तरह हमारा जो सोलर पावर सिस्टम है उसमें भी इनएफिशिएंसी होती है। बहुत सारे लॉसेस होते हैं, टेम्परेचर रिलेटेड लॉसेस, जैसे जैसे सेल का टेम्परेचर बढ़ता है उसमें जो पावर आउटपुट है वो कम हो जाती है। शेडिंग, डीरेटिंग फैक्टर्स, शेड की वजह से कम परफॉर्म करते हैं। डर्ट उस पर जम जाता है, उसकी वजह से उनकी आउटपुट रिड्यूस हो जाती है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कन्वर्जन लॉसेज, ट्रांसफर लॉसेज, ये सब जो लॉसेज हैं ये 20% तक आउटपुट को कम कर सकते हैं, इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो ये भी मुझे लेके चलना पड़ेगा। अगर ये मुझे डीरेटिंग फैक्टर ये लेके चलना पड़ेगा। तो एक तो सनलाइट, जिसको मैंने अज्यूम किया 5, अगर आपके यहाँ सनलाइट कम है, 4 है, तो आपको 4 करना पड़ेगा, आपके सोलर पैनल ज़्यादा लगेंगे। अगर मेरे यहाँ पे पीक सन आवर्स 5 हैं तो मुझे सोलर पैनल्स कम यूज़ करने पड़ेंगे, उतनी एनर्जी मुझे मिल जाएगी कम सोलर पैनल से। तो पीक सन आवर्स और लॉसेज, इन दोनों के बेस पे मैं साइज करूंगा अपने सोलर पैनल्स को। अब देखिए, याद करिए कि 0.6 किलो वॉट आवर एनर्जी कंजम्पशन थी मेरे फ्रिज की दिन की, जब सूरज है। 0.6 को मैं डिवाइड करूंगा मेरे पीक सन आवर्स से, और साथ में उसकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाइंग फैक्टर में 0.8 ले रहा हूँ। 20% लॉसेज चले गए तो 0.8 हो गया। तो अगर मैं देखूँ 0.6 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 0.8, तो ये मेरा आ जाएगा 150 वॉट्स। 150 वॉट का मुझे सोलर पैनल चाहिए होंगे अपने फ्रिज को रन करने के लिए दिन में। 150 वॉट के पैनल फ्रिज को रन करने के लिए दिन में, जब तक सूरज की रोशनी है। तो अब आप सोच रहे होंगे 150 वॉट का सोलर पैनल ले आते हैं, लेकिन सुनिए, समझिए, जो फ्रिज है, जब भी आप अपने फ्रिज को ऑन करते हो तो जब उसका कंप्रेसर ऑन होता है जैसे ही, तो फर्स्ट फ्यू सेकंड्स वो बहुत सारा करंट, ऑलमोस्ट डबल करंट विड्रॉ करता है, जिसकी वजह से उसकी पावर जो है, पावर कंजम्पशन डबल हो जाती है। यानी कि आपका 150 वॉट का फ्रिज है, फर्स्ट फ्यू सेकंड वो 300 वॉट लेगा। तो अगर आपने 150 वॉट का पैनल लगा दिया तो वो 150 वॉट तो प्रोवाइड नहीं कर पाएगा उसको 300 वॉट पावर, तो वो आपका फ्रिज रन नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 150 वॉट के पैनल की जरूरत नहीं है, आपको डबल करके 300 वॉट का सोलर पैनल लेना पड़ेगा, ताकि आपका 150 वॉट का फ्रिज काम कर सके। अगर आपकी सनलाइट कम है, 4 है सनलाइट, 4 पीक सन आवर्स हैं, तब आपको 400 वॉट के सोलर पैनल्स लेने पड़ेंगे अपने 150 वॉट के फ्रिज को रन करने के लिए। मेरे केस में जो सनलाइट है वो 5 पीक सन आवर्स हैं, लॉसेज मैंने 20% लिए हैं, तो मेरे को 300 वॉट का सोलर पैनल चाहिए अपने 150 वॉट के फ्रिज को रन करने के लिए। फर्स्ट फ्यू सेकंड्स जैसे ही कंप्रेसर ऑन हो जाता है, फिर उसकी जो विड्रॉल कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, फिर वो 150 वॉट पे ही रन करता है। उसके बाद आप 150 वॉट के सोलर पैनल ही उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे 300 वॉट के सोलर पैनल खरीद लिए, अब वो तो ठीक है, फर्स्ट फ्यू सेकंड्स आपके फ्रिज को चाहिए 300 वॉट, लेकिन उसके बाद तो वो नहीं ले रहा, तो वो 150 वॉट क्या करें, वो 150 वॉट से आप अपना पंखा चला सकते हो और एलईडी को रन कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर आपको अपने फ्रिज को रन करना है, मान लिया 150 वॉट का फ्रिज था, पीक सन आवर 5 है, लॉसेज मैंने 80% वो 20% लॉसेज ले लिए, तो उसके बेसिस से जो साइजिंग आई सोलर पैनल की वो आई 150 वॉट। लेकिन फ्रिज को इनिशियली डबल चाहिए होती है पावर
रन करने के लिए, क्योंकि कंप्रेसर ऑन होता है एकदम से बहुत सारा करंट विड्रॉ करता है, तो आपको 300 वाट का सोलर पैनल चाहिए अपने 150 वाट के फ्रिज को रन करने के लिए, अगर आप दिल्ली एनसीआर या नॉर्थ इंडिया में आप रहते हो। तो अब बात करें रात को फिर कैसे रन करें। रात को या तो आप ग्रिड से रन कर सकते हो, अगर आपके यहाँ पे ग्रिड सप्लाई ठीक है कॉन्टिन्यूस है, तो आप ग्रिड से ही रात को अपने फ्रिज को रन कर सकते हो। लेकिन अगर ग्रिड सप्लाई इरेगुलर है, आप चाहते हो कि फिर उसके लिए फिर आपको बैटरी बैकअप चाहिए। बैटरी बैकअप अगर आपको निकालना है कि मुझे कितनी बैटरी चाहिए अपने सोलर फ्रिज को रन करने के लिए, तो आप उसके लिए क्या करोगे, एनर्जी कंजम्पशन कितनी है, फ्रिज को कितनी एनर्जी चाहिए रात के टाइम पे उसको वही चाहिए 0.6 किलोवाट आवर, क्योंकि 1.2 किलोवाट आवर टोटल एनर्जी थी, मैंने उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया। दिन की एनर्जी मैंने सोलर पैनल से ले ली, रात की एनर्जी बैटरी देगी, रात की एनर्जी कंजम्पशन, रात की एनर्जी रिक्वायरमेंट 0.6 किलोवाट आवर। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा बैटरी के डीओडी से और बैटरी की वोल्टेज से, और मल्टीप्लाई करूंगा कि कितने दिन का बैकअप चाहिए। अगर मान लिया मुझे 2 दिन का बैकअप चाहिए, तो उसके हिसाब से एम्पियर आवर में जो रेटिंग आएगी 125 एम्पियर आवर। तो अगर मुझे 2 दिन का बैकअप चाहिए, मेरा फ्रिज 150 वाट का है और उसको 0.6 किलोवाट आवर एनर्जी चाहिए रात को, और 2 दिन का बैकअप चाहिए, तो मुझे 125 एम्पियर आवर की बैटरी चाहिए 12 वोल्ट की, जो कि मेरे फ्रिज को रन कर सके 2 दिन के बैकअप के साथ। तो इस तरीके से हम अपने सोलर पैनल्स को साइज कर सकते हैं अपने रेफ्रिजरेटर की नीड्स के हिसाब से। अब मैं बात करता हूँ प्रॉफिटेबिलिटी की, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लोग कहते हैं सोलर पैनल तो लगा लिया, लेकिन इसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है भैया, ये हमें प्रॉफिट दे भी रहे या नहीं दे रहे, इन्वेस्टमेंट हमारी कहीं बेकार तो नहीं जा रही। चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं 300 वाट का एक सिस्टम लगाता हूं, तो वो 15 से 18 हज़ार के बीच में आपका लग जाएगा, और इसमें जो एनर्जी सेविंग हमारी हो रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल हम बचा रहे हैं, उसके हिसाब से जो पे बैक पीरियड है वो 5-5.5 साल के आसपास आएगा। लेकिन अगर आप बैटरी बैकअप भी लगाते हो साथ में, ग्रिड सप्लाई से नहीं ले रहे हो, बैटरी बैकअप भी लगाते हो, तो उससे में इसकी कॉस्ट 10 से 12 हज़ार बढ़ जाएगी, जिसके हिसाब से आपका जो पे बैक पीरियड है वो 8 से 9 हज़ार हो जाएगा। तो बिना बैटरी बैकअप के आपका पे बैक पीरियड 5-5.5 साल है, और विद बैटरी बैकअप 8 या 9 साल के आसपास आपका पे बैक पीरियड पड़ेगा। ये मेरा एक अप्रॉक्सीमेशन है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमें कंसिडर करने पड़ते हैं। एक अप्रॉक्सीमेशन है जिसमें आप ±10% हो सकता है, बस एक अप्रॉक्सीमेशन जो आपको पता होना चाहिए कि इतना पे बैक पीरियड इसका हो जाएगा, और उसके बाद जो है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहेगी। सोलर पैनल जो सोलर सिस्टम होता है, सोलर पैनल्स की जो ड्यूरेबिलिटी होती है, बहुत ड्यूरेबल होते हैं, ओवर 25 ईयर्स उनकी लाइफ होती है। 25 साल से ज़्यादा या 25 साल तक वो काम करते हैं, यानी कि 5 साल के पे बैक के बाद भी, या 8 साल के पे बैक के बाद आपका जो सिस्टम है पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया। आप सिस्टम आपकी जो बिजली बचा रहा है, फ्री में आपको सब चीज़ें मिल रही हैं, वो भी क्लीन और स्मूथ इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करने में यूज़ होते हैं। अगर आप पूरा एक्यूरेट या नियर टू एक्यूरेट चीज़ें कैलकुलेट करना चाहते हो, तो सोलर फिजिबिलिटी स्प्रेडशीट मैंने बनाई है, आप उसको मेरी वेबसाइट में जाके देख सकते हो। www.solarvidyas.com वेबसाइट है, जिसमें मैं सारी सोलर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ। सोलर का कोर्स भी है, जो कि अगर आप अटेंड करना चाहो तो उसको आप अटेंड कर सकते हो। कोई क्वेरी है आप मुझसे पूछ सकते हो, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई योर क्वेरीज। सारी चीज़ों को मैं कोशिश करूँगा आंसर करने के लिए। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा किस तरीके से आप साइज करना चाहते हो। फिर बता देता हूँ मैं, अगर एक की टेक अवेज में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको पावर रेटिंग पता करनी है कि आपके फ्रिज की, रेफ्रिजरेटर की पावर रेटिंग क्या है। उस पावर रेटिंग के बेस पे आप एनर्जी कंजम्पशन निकालोगे पूरे दिन की। अब वो पूरे दिन की आपने एनर्जी कंजम्पशन निकाल ली, पर सोलर पैनल से तो आप आधा दिन ही चला सकते हो, क्योंकि सूरज की रोशनी लगभग आधा दिन रहती है, 10 से 12 घंटे। तो जो एनर्जी कंजम्पशन आपने पूरे दिन की निकाली, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो। फिर वो एनर्जी कंजम्पशन को आप पावर करोगे सोलर पैनल से। सोलर पैनल की साइजिंग कैसे निकालेंगे आप, आपकी जो दिन की एनर्जी कंजम्पशन है उसको डिवाइड करेंगे पीक्स एंड आवर्स है, जैसे आपकी जगह पे 5 पीक्स एंड आवर्स है, डिवाइडेड बाय 5, और लॉसेस को भी कंसिडर करोगे। मैंने 20% लॉसेस लिया था, तो मैंने मल्टीप्लाई फैक्टर ले लिया था 0.8। मैं क्या करूंगा, अपनी जो दिन की एनर्जी कंजम्पशन डिवाइडेड बाय 5 × 0.8, जिससे मेरा आ गया रात की एनर्जी कंजम्पशन। अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी बढ़िया है, कोई रेगुलर सप्लाई है, तो आप ग्रिड से चलने दीजिए, नहीं तो आप बैटरी बैकअप आप ले सकते हो। और एनर्जी एफिशिएंट सोलर पैनल्स लीजिए, जिससे जो है इलेक्ट्रिसिटी आपकी स्मूथ बनी रहेगी, कम स्पेस में भी आपका जो है वो काम हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। अगर आप चाहते हो मैं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँ आपके लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।